हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल इन टुडे केमिस्ट्री क्लास। और आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं इसमें, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। देखो क्या हुआ कि एलिमेंट्स हम पढ़ के आए कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखो क्या हुआ भाई, शुरू में जैसे 1800 के अंदर 1800 के अंदर 31 एलिमेंट डिस्कवर थे, जिसका नंबर बहुत कम था। और जैसे 1865 तक आते आते इन 1865 ये एलिमेंट्स बढ़ के ज़्यादा हो गए कुछ, जैसे कि 1865 में 63 एलिमेंट्स हो गए। और ये प्रोसेस लगातार चलता रहा। और एट प्रेजेंट आज के दिन में आप पढ़ते हो कि एट प्रेजेंट कितने एलिमेंट्स हैं, 118 एलिमेंट्स एट प्रेजेंट नोन है। अब देखो क्या हुआ कि ये जो इतने एलिमेंट्स हैं, इतने एलिमेंट्स क्या करते हैं, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स बनाएंगे, मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स। और जो ये इतने सारे कंपाउंड्स बनते हैं, इतने मिलियंस ऑफ कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, विशेषताएं, इतने सारे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना क्या होगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा। कि एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो गए तो इनके कंपाउंड्स बहुत सारे बनेंगे, तो इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना क्या हो जाएगा, थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो इसलिए क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। यानी कि अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि वाई देयर इज़ नीड टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स हैं इनकी क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी ताकि एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना पड़ा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एलिमेंट्स को इसलिए क्लासिफिकेशन करनी पड़ी क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट्स मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाते हैं। और इतने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं सिस्टमेटिक वे में पढ़ पाओ, इसलिए एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन किया गया। यानी कि हम कहेंगे इसका आंसर क्या है, टू स्टडी दी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, स्टडी दी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन सिस्टमेटिक वे। सिस्टमेटिक वे में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ सकें, इसलिए एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी। और जब एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया, जब एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया गया, क्लासिफिकेशन करने के बाद प्रॉपर्टीज़ के बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़, एक टेबल बनाई गई जिसको हम पीरियोडिक टेबल बोलते हैं। क्लासिफिकेशन के बाद, एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने के बाद एक टेबल बनाई गई विच इज़ नोन एज पीरियोडिक टेबल। और देखो पीरियोडिक टेबल है क्या, व्हाट इज़ पीरियोडिक टेबल। तो हम यहाँ पे पीरियोडिक टेबल को डिफाइन भी कर सकते हैं। पीरियोडिक टेबल क्या है, पीरियोडिक टेबल क्या है, एक ऐसी टेबल है जिसमें एलिमेंट्स को रखा गया है प्रॉपर्टीज़ के बेस पे। देखो जितने भी एलिमेंट, जैसे 118 एलिमेंट एट प्रेजेंट नोन है, इन 118 एलिमेंट्स के ना ग्रुप्स बना दिए गए। ग्रुप्स कैसे बनाए गए, इनमें से जो एलिमेंट्स एक जैसी प्रॉपर्टी वाले हों तो एक ग्रुप में आ जाएंगे, जैसे दूसरी जो प्रॉपर्टीज़ वाले ग्रुप हैं वो अलग अलग ग्रुप में रखे जाएंगे। यानी कि 118 एलिमेंट्स के ना ग्रुप्स बना दिए। जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर थी वो एक ग्रुप में आ जाएंगे, जिनकी प्रॉपर्टीज डिसिमिलर थी वो अलग ग्रुप में आ जाएंगे। तो पीरियोडिक टेबल क्या है, ए टेबल जो क्या करती है, विच क्लासीफाई करती है किसको, एलिमेंट्स को, विच क्लासीफाई दी एलिमेंट्स किसके बेस पे, प्रॉपर्टीज के बेस पे, इन अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज। तो जितने भी एलिमेंट है जिसको हम क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे
अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज, विशेषताओं के बेस पे। किस तरह? इन सच ए वे that similar elements are present in particular group, similar elements are present in same group, और जो अलग एलिमेंट्स होंगे जिसकी प्रॉपर्टीज अलग होंगी उसको अलग रखा जाएगा। एंड डिसिमिलर एलिमेंट्स आर सेपरेटेड, और अलग अलग एलिमेंट्स की को प्रॉपर्टीज के बेस पे हम सेपरेट कर देंगे। तो पीरियोडिक टेबल क्या है? एक ऐसी टेबल है जो कि क्या करती है? क्लासीफाई करती है। किसको क्लासीफाई करती है? एलिमेंट्स को। किसके बेस पे? प्रॉपर्टीज के बेस पे, विशेषताओं के बेस पे। किस तरह से? ताकि जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं, एक जैसे एलिमेंट हैं, उनका तो एक ग्रुप बना दिया जाए, और जो अलग एलिमेंट्स हैं जिनकी प्रॉपर्टीज अलग हैं उसको अलग ग्रुप में रख दिया जाए। तो अब हम इस क्लासिफिकेशन की जो पीरियोडिक टेबल बनाएंगे इसकी कंप्लीट हिस्ट्री पढ़ेंगे कि कैसे क्लासिफिकेशन किया गया एलिमेंट्स का। तो शुरू करते हैं। जैसे फर्स्ट क्लासिफिकेशन किया गया ना जब, तो पहले जो क्लासिफिकेशन, जितने भी क्लासिफिकेशन किए गए वो किए गए थे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के बेस पे क्लासिफिकेशन की गई एलिमेंट्स की। ऐसा क्यों किया गया? एटॉमिक मास के बेस पे क्लासिफिकेशन क्यों की गई एलिमेंट्स की? क्योंकि 1808 में डाल्टन ने एक थ्योरी दी थी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। मैटर के बारे में एक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी दी गई थी, और इस थ्योरी में ये कहा गया था कि ना एटम्स जो हैं अलग अलग एलिमेंट के, वो एक दूसरे से अलग हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास। तो इसलिए सारे वहीं उसी को फॉलो कर रहे थे। यानी कि इसमें क्या बताया गया था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का? एक मेन पॉइंट मैं ये बता रहा हूँ कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं उनको हम अलग अलग कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। आर डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के बेस पे हम उनको अलग अलग कर सकते हैं। तो तभी से एटॉमिक मास को ही सारे फॉलो कर रहे थे। तो जैसे क्लासिफिकेशन की मैं हिस्ट्री आपको बता रहा हूँ कि शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे कैसे इसमें डेवलपमेंट्स हुई। फर्स्ट है इसमें डो बर्नर्ड ट्रायड है, साइंटिस्ट का नाम है ये डो बर्नर्ड। तो इसमें ट्रायड दिया गया है। डो बर्नर्ड ट्रायड। ट्रायड का मतलब यहाँ तीन तीन से है, यानी कि तीन तीन एलिमेंट के क्या करे ग्रुप बनाए गए। किसके द्वारा? इस डो बर्नर, ये पूरा साइंटिस्ट का नाम है वोल्फगैंग डो बर्नर। तो इसने ट्रायड का ग्रुप दिया था, और इसने क्या किया, जैसे मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे इसमें तीन एलिमेंट ले लिए, जैसे मैंने लिथियम, सोडियम और ये पोटेशियम। जैसे ये तीन एलिमेंट हैं, लिथियम का जो मास नंबर है वो 7 है, और पोटेशियम का जो मास नंबर है वो 39 है। तो इस डो बर्नर्ड ट्रायड में कहा गया कि जो तीन एलिमेंट्स हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी, यानी कि एक ग्रुप के मेंबर हैं, इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी। और फिर कहा गया कि जो मिडल एलिमेंट होगा ना, इन तीन में तीन तीन के ग्रुप बनाए, जो इनमें मिडल एलिमेंट होगा उसका जो एटॉमिक मास होगा वो फर्स्ट और थर्ड का अर्थमेटिक मीन होगा। जैसे कि अगर इसका मैं एटॉमिक मास निकालूं तो कैसे निकाल लूँगा? इसका एटॉमिक मास 7 है, इसका एटॉमिक मास 39 है, इन दोनों का अर्थमेटिक मीन हो जाएगा कितना?
ये अप्रोक्सीमेट इसने बोला कि 23 है। तो डो बर्नर ट्रायड क्या कहता है कि इसने एलिमेंट्स के तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बना दिए और इसने कहा कि जो एटॉमिक वेट होगा, एटॉमिक मास है मिडल एलिमेंट का, वो फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास का क्या होगा, मीन होगा। तो क्या करा गया, तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए इन ट्रायड, 3 elements are arranged, 3 elements are arranged and the atomic mass of middle element is arithmetic mean ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड। फर्स्ट और जो थर्ड एलिमेंट है उसका अर्थमेटिक मीन होगा। और जो ये ट्रायड है दिस इज नोन एज डो बर्नर ट्रायड। और कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जैसे कि आपके पास है कैल्शियम, नेक्स्ट एलिमेंट है जैसे आपके पास स्ट्रोंशियम, Sr इज स्ट्रोंशियम, और एक आपके पास एलिमेंट है बेरियम, Ba बेरियम, Sr स्ट्रोंशियम और Ca कैल्शियम। जैसे मैंने इसका कहा कि इसका मास नंबर है 40 और जैसे इसका है 87.5 और इसका एटॉमिक मास है बेरियम का जैसे 137। तो ये जो एटॉमिक मास आया ना, ये कहा गया है कि इसका जो एटॉमिक मास है फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास का मीन होगा। यानी कि मैं कहूँगा कि 40 प्लस 137 बाय 2। तो इनका बेरियम जो है, बेरियम का यहाँ जो मास नंबर पुट किया गया है, तो इसका जो बेरियम का एटॉमिक मास है, ये कहा गया कि ये जैसे 3 एलिमेंट है, जो मिडल एलिमेंट है इसका एटॉमिक मास जो होगा पहले और थर्ड के एलिमेंट का अर्थमेटिक मीन होगा। ये अप्रोक्सीमेट होगा, एग्जैक्ट नहीं होगा। जैसे 40 प्लस 137 का अगर हम मीन निकाल लें तो ये आ गया 88.5, यानी कि अप्रोक्सीमेट मैंने कहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो डो बर्नर ट्रायड के, जैसे एक एलिमेंट है क्लोरीन Cl, एक एलिमेंट है आपके पास ब्रोमीन Br से रिप्रेजेंट करते हैं, और एक एलिमेंट है आपके पास आयोडीन। जैसे क्लोरीन का एटॉमिक मास है 35.5, आयोडीन का एटॉमिक मास है 127। तो इसका जो एलिमेंट का एटॉमिक मास होगा ना, वो अप्रोक्सीमेट होगा मीन इन दोनों का। जैसे कि 35.5 प्लस 127 बाय 2, और ये जो आएगा एलिमेंट जो कैल्शियम का अप्रोक्सीमेट, यहाँ पे ब्रोमीन का जो अप्रोक्सीमेट मास आएगा वो फर्स्ट और थर्ड का क्या रहेगा, मीन रहेगा। जब यहाँ से मीन आप निकालोगे तो ये है 81.25, यानी कि इसका अप्रोक्सीमेट कह रहा है, वैसे तो इसका 80 होता है बट आया यहाँ पे ये है, यानी कि अप्रोक्सीमेट उसने कहा था कि ऐसा रहेगा। तो ये है डो बर्नर ट्रायड, जिसमें कहा गया कि 3 एलिमेंट के ग्रुप बना रखे हैं और इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी, इन तीनों की केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी। और क्या बताया इसमें, जो मिडल एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास होगा वो अप्रोक्सीमेट होगा फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास का मीन होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन हिस्ट्री बताई जा रही है आपको कि पहले ऐसा हुआ था, उसके बाद ऐसा हुआ था। नेक्स्ट हम देखेंगे उसके बाद है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। वैसे तो लोअर क्लासेज में ये सब हम पढ़ के आए हैं, बट फिर भी हिस्ट्री आपको एक बार देखनी पड़ेगी इनकी। थर्ड है इसमें, सेकंड है जैसे न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, ऑक्टेव का मतलब यहाँ 8 से है, ऑक्टेव का मतलब 8 से। और इसमें कहा गया है कि जैसे जैसे एलिमेंट्स को हम अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे, तो जो प्रॉपर्टीज़ हैं फर्स्ट एलिमेंट की वो 8वें एलिमेंट के साथ मिलती है। जैसे म्यूजिकल नोट है ना, उसके साथ कंपेयर किया गया है। म्यूजिकल नोट में जैसे सा के बाद दोबारा सा आता है 8वीं पोजीशन पे, तो उसके साथ इसको कंपेयर कर रखा है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि जैसे अब लिखते हैं सा रे गा मा पा दा नि सा, सा रे गा मा पा दा नी सा। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये फर्स्ट
सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ। यानी कि सा के बाद दोबारा सा कौन सी पोजीशन पे आया है? 8वीं पोजीशन पे आया है। म्यूजिकल नोट में ऐसे बोला जाता है। तो सा के बाद दोबारा सा जो आया है वो 8वीं पोजीशन पे आया है। तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव में भी यही बताया गया है कि जैसे जैसे एलिमेंट्स को हम अरेंज करेंगे, किसके बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो जो एलिमेंट फर्स्ट होगा ना उसकी प्रॉपर्टीज 8वें के साथ मैच होंगी। तो इसको मैं डिफाइन भी अब करूँगा। कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे? देखो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव की क्या डेफिनेशन है। तो मैं ये कह रहा हूँ इसमें, व्हेन दी एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, when the elements are arranged on the basis of their increasing atomic mass, on the basis of their increasing atomic mass, तो जो एलिमेंट फर्स्ट होगा ना उसकी प्रॉपर्टीज 8वें के साथ मैच होंगी। द properties of every 8th element रिजेंबल होंगी या सिमिलर होंगी किससे? फर्स्ट से। आर सिमिलर टू फर्स्ट एलिमेंट। कोई भी जो फर्स्ट होगा उसकी प्रॉपर्टीज 8वें के साथ मैच होंगी। जैसे मैं कुछ एलिमेंट्स को, जब उस दौरान जो एलिमेंट थे वो पाए गए थे, उनमें मैं कुछ अरेंज कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एलिमेंट को, जैसे कि है लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, सोडियम है, Na, फिर उसके बाद मैग्नीशियम है, उसके बाद बोरॉन के बाद आता है इसमें एल्यूमिनियम है, फिर कार्बन के बाद सिलिकॉन है, फॉस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, और ये पोटेशियम है, और ये आपका है कैल्शियम। अब देखो ये जो एलिमेंट्स हैं, जैसे मैं अगर कहूँगा कि कोई भी जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टीज़ 8वें के साथ मैच होती हैं। जैसे मैं अगर इसको फर्स्ट मान लूँ, लिथियम को मैं फर्स्ट मान लूँ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये पहला अगर हो गया, लिथियम अगर मैं फर्स्ट मानूँ लिथियम एलिमेंट को, तो इसके बाद जो 8वां आया है वो सोडियम है। तो ये जो लिथियम के बाद जो सोडियम आया है 8वीं पोजीशन पे आया है, फर्स्ट इसके 8वीं इसकी, तो ये कह रहा है इसकी प्रॉपर्टीज़ फर्स्ट के साथ मैच होंगी। ऐसे अगर पोटेशियम देखो, तो इसको अगर मैं फर्स्ट मानूँ सोडियम को, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि सोडियम के बाद पोटेशियम कहाँ आया है? 8वीं पोजीशन पे आया है। तो इसकी प्रॉपर्टीज इसके साथ मैच होंगी। और भी कोई एलिमेंट देख सकते हैं, जैसे मैं मैग्नीशियम को अगर फर्स्ट मानूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम किस पोजीशन पे आया है? 8वीं पोजीशन पे। तो इसकी और इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी। इसके बाद बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम भी 8वीं पोजीशन पे आता है। तो इसका मतलब इसकी भी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी? सिमिलर होंगी। तो ये कह रहा है कि हर 8वें एलिमेंट की विशेषताएं सिमिलर होंगी। जैसे इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम होंगी, इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम होंगी, इन दोनों एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होंगी, इसकी सेम होगी, इसकी सेम होगी, इन दोनों की सेम होंगी और इन दोनों की सेम होंगी। इसके बाद फ्लोरीन के बाद क्लोरीन 8वीं पोजीशन पे आया है। तो ऐसा बताया गया है इसमें। अब इसकी लिमिटेशन क्या है? जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव है, इसकी लिमिटेशन क्या है, कमियां क्या हैं? देखो ये जो रूल है ये सिर्फ कैल्शियम तक ही अप्लाई होता है। और कैल्शियम क्या है? लाइटर एलिमेंट्स तक आते हैं, क्योंकि इसके बाद और बहुत सारे हेवियर एलिमेंट आ जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा कि दिस रूल, जो ये ऑक्टेट रूल है, इज वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम। ये सिर्फ कैल्शियम तक ही अप्लाई होता है, जो कि क्या आता है? लाइटर एलिमेंट्स में आता है। तो उसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर ये अप्लाई नहीं होता। तो ये सिर्फ 8 वाला जो रूल है ऑक्टेट रूल, ये सिर्फ कैल्शियम तक ही अप्लाई होता है। और देखेंगे ये इसकी फर्स्ट लिमिटेशन है। सेकंड लिमिटेशन देखोगे उसके बाद आप देखोगे नियर अबाउट 1900 के नियर अबाउट नोबल गैसेस की डिस्कवरी हो गई थी।
तो जब नोबल गैस डिस्कवर हो गई थी तो उसके बाद देखा गया कि जो ये पहले और 8वीं की प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैच नहीं हो रही थी, क्यों उसके बाद फर्स्ट और 9th की हो रही थी। तो हम ये कहेंगे कि व्हेन इनर्ट गैस, जो नोबल गैस होती हैं, जैसे आप पढ़ के नहीं आए हो कि हीलियम है, नियोन है, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन, ये जो गैसेज हैं जब इनकी डिस्कवरी हुई थी उसके बाद फर्स्ट और 8th एलिमेंट की प्रॉपर्टीज सिमिलर नहीं थी। तो हम ये कहेंगे कि आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैस, व्हेन इनर्ट गैस आर डिस्कवर्ड, properties of first element रिजेंबल मतलब सिमिलर होना विद 9th एलिमेंट। तो इसका मतलब ऑक्टेट रूल नहीं रहा, मतलब एक टेम्परेरी बात हुई है। तो ये ऑक्टेट रूल था कि पहले और 8वें की विशेषताएं मिलेंगी और ये इसकी क्या है, लिमिटेशन है। अब इसी चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ पढ़ेंगे। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ के बाद हम मेंडलीव पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। नेक्स्ट थर्ड है उसके बाद मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। थर्ड है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। देखो ये मेंडलीव्स ये पूरा नाम नहीं है, दिमित्री इवानोविच मेंडलीव कंप्लीट नाम है और शॉर्ट फॉर्म में इसको मेंडलीव बोल देते हैं। तो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। अब देखो जो ये मेंडलीव पीरियोडिक लॉ है ये भी फॉलो कर रहा है किसको, एटॉमिक मास को। तो इस मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में क्या कहा गया है, देखो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में कहा गया है कि जो किसी एलिमेंट की जैसे दो तरह की प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज किसी एलिमेंट की फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है किसका, एटॉमिक मास का। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि किसी एलिमेंट की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक मास का। इसका मतलब ये है कि जैसे हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे एटॉमिक मास के बेस पे, जैसे हम एलिमेंट को अरेंज करेंगे एटॉमिक मास के बेस पे, तो जिन एलिमेंट्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं वो एक पार्टिकुलर ग्रुप में लाई करेंगे, और जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज के एलिमेंट हैं वो अलग अलग पीरियड में या अलग अलग ग्रुप में वो लाई करेंगे। तो हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, मेंडलीव पीरियोडिक लॉ को मैं डिफाइन कर रहा हूं, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स are periodic function of atomic mass, इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, तो जो सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले मेंबर हैं या एलिमेंट्स हैं वो एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं, और डिसिमिलर जो एलिमेंट्स होंगे यानी कि रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं। इसका मतलब ये है कि वो पार्टिकुलर ग्रुप के मेंबर होंगे। तो हम ये कहेंगे कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, एलिमेंट्स को रखा जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, on the basis of their increasing atomic mass,
तो जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर हैं वो एक रेगुलर टाइम पीरियड के बाद रिपीट होंगे। द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, जिन एलिमेंट्स की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी आर रिपीटेड, रिपीट का मतलब वो आएंगे एक पार्टिकुलर ग्रुप में, रिपीटेड आफ्टर रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, या रेगुलर इंटरवल भी हम कह सकते हैं, उसके बाद वो रिपीट होंगे। तो दोबारा सुन लो एक बार, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। इसका ये मतलब है कि जैसे जैसे हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे कि पहले एलिमेंट वो रखा जाएगा जिसका एटॉमिक मास कम होगा, फिर ज़्यादा एटॉमिक मास वाला, उसके बाद ज़्यादा एटॉमिक मास वाला, ऐसे एलिमेंट्स को अरेंज करे जाएगा। और जैसे एलिमेंट को हम ऐसे अरेंज करेंगे तो जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर होंगी वो रिपीट हो जाएंगे एक रेगुलर इंटरवल टाइम के बाद। ये है मेंडलीव पीरियोडिक लॉ। और यहाँ पे एक वर्ड यूज और होता है, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। जैसे हम पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ते हैं, यहाँ पीरियोडिसिटी आता है एक वर्ड, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, ये भी वर्ड यूज होता है इसमें। पीरियोडिसिटी का मतलब होता है एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद जो रिपीट होती है, इसको पीरियोडिसिटी बोलते हैं। और अगर रिपीट होने वाली जो चीज़ है वो प्रॉपर्टीज हो तो हम क्या कहेंगे, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। जैसे मैं कह रहा हूँ कि ये कोई एलिमेंट है, उसके बाद ये एक्स एलिमेंट है और उसके बाद कोई वाई एलिमेंट आया, तो ये जो एक्स और वाई एलिमेंट है एक ग्रुप के मेंबर हैं, तो इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है। तो एक्स के बाद जो वाई आया है एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद आया है और इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर है, तो रिपीट होती हैं विशेषताएं, यानी कि पीरियोडिसिटी है किस में, प्रॉपर्टीज में। तो हम ऐसे इसको कह सकते हैं कि अगर प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं रेगुलर इंटरवल के बाद, दिस इज नोन एज पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। तो मैं कहूँगा इफ द properties of elements, if the properties of elements repeat मतलब आना बार बार आफ्टर रेगुलर इंटरवल, दिस इज नोन एज पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। अब देखो, अब हम जो मेंडलीव ने काम किया था ना उसके बारे में पढ़ेंगे। मेंडलीव ने जो काम किया था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था एलिमेंट्स की विशेषताओं के बेस पे, पीरियोडिक टेबल बनाई इसने, क्लासिफाई किया एलिमेंट्स को प्रॉपर्टीज़ के बेस पे, तो इसने जब ये काम किया था तो उस दौरान 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे। जब इसने काम किया था तो 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे। तो इसने क्या काम किया, 63 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, 63 एलिमेंट्स की क्या करी, प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया इसने। और प्रॉपर्टीज़ कैसे स्टडी की गई, जो ये 63 एलिमेंट्स थे, 63 एलिमेंट्स की रिएक्शन कराई, रिएक्शन विद 2 एलिमेंट्स उसने सेलेक्ट किए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। और जब 63 एलिमेंट की हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराई तो इसमें कंपाउंड्स बने। इसमें क्या करे, कंपाउंड्स बने। कौन कौन से कंपाउंड्स बने, एक तो बने हाइड्राइड्स और एक बने ऑक्साइड्स। तो 2 तरह के इसमें कंपाउंड बने, हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड्स। हाइड्राइड कब बनेंगे, जब कोई एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो हाइड्राइड्स बनाएगा, और अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो वो ऑक्साइड बनाएगा। यानी कि 63 एलिमेंट की रिएक्शन कराई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ, तो 63 जो एलिमेंट्स थे इनके हाइड्राइड्स और ऑक्साइड बने। तो ये जो हाइड्राइड और ऑक्साइड बने, फिर उसने क्या करा, इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ उसने स्टडी करी। यानी इन हाइड्राइड्स और ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज़ उसने स्टडी करी। कैसे स्टडी करी इन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़, मैं कह रहा हूँ उसने 63 एलिमेंट्स लिए और ये 63 एलिमेंट्स, क्योंकि इतने ही डिस्कवर्ड थे उसके टाइम, इनकी रिएक्शन करा दी किसके साथ, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ। ये एलिमेंट सेलेक्ट करे
तो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करने के बाद हाइड्राइड्स बने, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद ऑक्साइड्स बने। और जो ये हाइड्राइड्स और ऑक्साइड बने तो हर एलिमेंट के बने। तो जैसे 63 हाइड्राइड और 63 उसने क्या बनाए, जैसे ऑक्साइड बनाए। फिर उसने क्या किया, फिर उसने 63 एलिमेंट्स की जो ये हाइड्राइड और ऑक्साइड बने, इसने क्या किया, 63 कार्ड्स लिए। जैसे इस शेप के मैं रहूँगी क्या कह रहा हूँ कि कार्ड लिया भाई, ये कार्ड के बारे में बता देता हूँ। ऐसे ऐसे उसने 63 कार्ड्स लिए। तो यहाँ किसी एलिमेंट का उसने क्या किया, जो कि पार्टिकुलर एलिमेंट था, सबसे पहले उसने हाइड्राइड और ऑक्साइड का फार्मूला लिख दिया। हाइड्राइड और ऑक्साइड का फार्मूला उसने इस कार्ड पे लिख दिया। और फिर यहाँ उसने उन एलिमेंट्स की हाइड्राइड और ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज लिख दी। प्रॉपर्टीज होती हैं विशेषताएं, जैसे भाई एक प्रॉपर्टी है कोई, एक प्रॉपर्टी ऐसे ही। तो ऐसे करके उसने 63 कार्ड्स लिए। फिर उसने देखा जो ये बातें उसने लिखी, फिर उसने ऑब्जर्व किया कि कुछ कार्ड ऐसे हैं उन पे एक जैसी बातें लिखी हुई हैं, एक जैसी प्रॉपर्टीज लिखी हैं। अब अगर कुछ कार्ड पे एक जैसी बातें लिखी हुई हैं तो इसका मतलब उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं। तो जिन एलिमेंट्स पे सिमिलर प्रॉपर्टीज लिखी हुई थी या ऑक्साइड और हाइड्राइड की विशेषताएं एक जैसी लिखी थी, इसका मतलब ये है उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर है। तो फिर उसने देखा कि उसने क्या किया, द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज, द एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज आर अरेंज इन ए पार्टिकुलर ग्रुप। जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सिमिलर थी इन 63 में से, उनके ग्रुप बना दिए उसने। ग्रुप कैसे बनाए, ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेस पे ग्रुप बनाए, जो ग्रुप बनाए ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज। और उसने फिर ऐसे करने के बाद प्रॉपर्टीज के बेस पे ग्रुप बना दिए, ग्रुप बनाए और एक पीरियोडिक टेबल बनाई गई, जिस टेबल का नाम क्या है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। देखो जब मेंडलीव्स ने पीरियोडिक टेबल दी थी, इसमें जो ग्रुप बने थे, जो ग्रुप बनाए थे, 8 ग्रुप बनाए थे उसने अपनी पीरियोडिक टेबल में। और पीरियड बनाए थे 7 पीरियड्स बनाए थे भाई। यानी कि 8 ग्रुप और 7 पीरियड में 63 एलिमेंट्स को उसने रखा और एलिमेंट्स को अरेंज किया गया प्रॉपर्टीज के बेस पे। और बेस क्या बनाया, जब ये ग्रुप और पीरियड अरेंज करे गए तो एलिमेंट्स का बेस क्या बनाया उसने, एटॉमिक मास। यानी कि उसने एलिमेंट्स के एटॉमिक मास के बेस पे एलिमेंट अरेंज करेंगे। जिस एलिमेंट का एटॉमिक मास कम था उसको पहले रख दिया, फिर बाद जिसका ज़्यादा था उसको बाद में रख दिया। ऐसे करके उसने ग्रुप बना लिए और पीरियड बना लिए। और उस दौरान जो 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे, इनको अरेंज कर दिया प्रॉपर्टीज के बेस पे। तो वो थी मेंडलीव्स की शुरू वाली ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल थी। शुरू में जब 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे तो वो 63 एलिमेंट्स वाली एक पीरियोडिक टेबल थी जिसमें 8 ग्रुप बनाए गए थे और 7 उसमें पीरियड बनाए गए थे। और ये 63 एलिमेंट उसने अरेंज कर दिए थे ऐसे करके। तो बेटा देखो, एक तो जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दी थी उसमें 8 ग्रुप थे और 7 पीरियड थे। उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे और एलिमेंट डिस्कवर होते गए और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में रखते गए। और उसके बाद फिर एक मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बनाई गई, मतलब मेंडलीव की ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल में कुछ मॉडिफिकेशन किया गया। और उसके बाद इसमें ग्रुप बनाए गए 9, 1 से लेके 8 तक ये ग्रुप हैं। एक ग्रुप है 0 ग्रुप। और आप देखोगे कि जो 1 से लेके 7 तक ग्रुप हैं, ये ग्रुप सब ग्रुप में डिवाइड है, ए बी इस तरह से। यानी कि 1 से लेके 7 तक जो ग्रुप है उसके सब ग्रुप हैं ए बी करके। और एक 0 ग्रुप भी ऐड कर दिया गया। मेंडलीव की जो ओरिजिनल पीरियोडिक टेबल थी उसमें ये 0 ग्रुप नहीं था। बाद में जब नोबल गैस डिस्कवर हुई नियर अबाउट 1900,
तो एक जीरो ग्रुप भी रख दिया गया जिसमें नोबल गैस है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन एंड रेडोन। तो ये आप देखोगे एक बार, ये पीरियोडिक टेबल में आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मैं मेनली उसकी लिमिटेशन और एडवांटेज बताऊंगा आपको। तो उससे पहले आप देखोगे कि इसमें जब मेंडलीव्स ने अपनी पीरियोडिक टेबल दी थी ना, तो कुछ जगह स्पेस खाली छोड़ दी थी। जैसे यहाँ पे समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि एल्यूमिनियम के बाद यहाँ एक खाली स्पेस छोड़ दी थी, जो बाद में एलिमेंट डिस्कवर हुआ गैलियम, तो उस पर रखा गया। जैसे सिलिकॉन के बाद यहाँ पे मैंने खाली जगह दिखा रखी, ये खाली छोड़ दी थी उसने, बस बाद में यहाँ एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ था जर्मेनियम, जिसको रखा गया था बाद में। एल्यूमिनियम के बाद भी यहाँ एम्प्टी स्पेस थी। ऐसे ही कुछ ने कुछ और एम्प्टी स्पेस छोड़ दी थी, मतलब वहां तब तक एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे, बाद में एलिमेंट डिस्कवर हो गए तो उन खाली जगह की जगह रखा गया था। और इसमें आप देखोगे ये जो एलिमेंट मैंने दिखा रखे जितने भी, इनमें मैंने आपको बताया जैसे 63 एलिमेंट डिस्कवर्ड थे, तो उनके ऑक्साइड और हाइड्राइड बनाए। ये ऊपर वाले फार्मूले दिखा रखे, जैसे मैंने ऑक्साइड के, ये फार्मूले दिखा रखे हैं हाइड्राइड के। तो ऑक्साइड और हाइड्राइड के ऊपर फार्मूले दिखा रखे हैं। कोई भी ग्रुप ए और बी सब ग्रुप में डिवाइड है। जैसे ये ए ग्रुप के एलिमेंट हो गए, ये बी ग्रुप के एलिमेंट है, ये ए ग्रुप के एलिमेंट है, तो ये बी ग्रुप के एलिमेंट है। यानी कि ए और बी ग्रुप में ऐसे डिवाइड कर रखा था। और क्या किया गया कि नीचे मेंडलिंग की पीरियोडिक टेबल में दो नीचे सीरीज बना रखी हैं, एक लेंथेनॉइड सीरीज है और एक टेनॉइड सीरीज है। यानी कि जो मेंडलिंग पीरियोडिक टेबल का मेन फ्रेम है, इसके अलावा नीचे दो सीरीज बना रखी हैं। 14 एलिमेंट्स की नीचे दो सीरीज हैं, जैसे एक लेंथेनॉइड सीरीज है और एक एक्टेनॉइड सीरीज है। अब इस पीरियोडिक टेबल को आप एक बार देख लो और एक बार बुक से अच्छे से कंफर्म कर लेना। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बनाई है वो मेंडलीव पीरियोडिक लॉ के बेस पे बनाई गई है, जिसमें एलिमेंट को अरेंज किया गया ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। जैसे लिथियम के बाद बेरिलियम आया है क्योंकि बेरिलियम का एटॉमिक मास लिथियम से ज्यादा है, ऐसे ही बोरोन का ज्यादा है, ऐसे ही कार्बन का बोरोन से ज्यादा है, ऐसे नाइट्रोजन का, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। और जैसे एक ग्रुप बना रखे भाई, ये ग्रुप जो है, ये ग्रुप इसलिए बना रखे जी जो एलिमेंट्स एक ही ग्रुप के मेंबर हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर हैं, और जो अलग अलग ग्रुप में बना रखे हैं उनकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल नहीं करती। यानी कि जैसे मैं कहूँ कि सोडियम और एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टीज रिजेंबल नहीं करती, तो ये अलग अलग ग्रुप में यहाँ पे इनको रखा गया है। तो ये है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, मॉडिफाइड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की एक तो हम एडवांटेज सीखेंगे और एक इसकी लिमिटेशन देखेंगे, क्या इसकी लिमिटेशन होगी। तो बने रहिए बेटा नेक्स्ट लेक्चर कंटिन्यूटी के लिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।